हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी यूनिट एंड डायमेंशंस का एक क्वेश्चन। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। पहला है स्प्रिंग कांस्टेंट। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट का बेसिक फॉर्मूला में मालूम होना चाहिए। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू होता है के इंटू एक्स। माइनस साइन भी होता है, लेकिन वो माइनस साइन स्प्रिंग फोर्स और इलोंगेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। हमें केवल डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो के की वैल्यू हो गई स्प्रिंग फोर्स डिवाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, इलोंगेशन भी कह सकते हो। स्प्रिंग फोर्स कोई सा भी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस के 2 और डिस्प्लेसमेंट का एल। ये तो यहाँ से एल कैंसिल कर सकते हैं, तो एम एल की पावर 0 लिख सकते हैं, टी माइनस के 2, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1, एल की पावर 0 उसकी वैल्यू 1। एल से एल कट जाएगा तो ये आ जाएगा। तो देखिए चेक करते हैं किससे मैच कर रहा है, सेकंड से मैच कर रहा है, इसीलिए ये हो गया ए। तो देखो ए में सेकंड से मैच कर रहा है, इसमें भी मैच कर रहा है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बची केवल ये दो चॉइस। ठीक है, चलिए दूसरा अगर देखते हैं हम, सेकंड है थर्मल कंडक्टिविटी। देखो थर्मल कंडक्टिविटी का थोड़ा सा फॉर्मूला बच्चों को टफ लगता है, और आपको ये वाला डायग्राम ऐसे याद रखना चाहिए, थोड़ा समझाने के पर्पज से तो बता रहा हूँ। ये हॉट बॉडी, इसका टेम्परेचर TH, ये कोल्ड बॉडी, इसका टेम्परेचर TL, ये कंडक्टिंग रॉड, ये ऐसे, और इसी रॉड की मटेरियल की प्रॉपर्टी है थर्मल कंडक्टिविटी। सिंबल से मत कंफ्यूज होना, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, लेकिन ये थर्मल कंडक्टिविटी का सिंबल बनाया है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। अगर स्टडी स्टेट की अगर हम बात करें, दो स्टेट होती हैं, एक स्टडी स्टेट, एक वेरिएबल स्टेट। तो इसमें जो हीट एनर्जी है हर सेक्शन में कांस्टेंट रहती है, मतलब हीट एनर्जी, कोई भी सेक्शन हीट एनर्जी खाता नहीं है, एक ही रेट हीट एनर्जी सेम फ्लो करती है। तो इसमें हीट करंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, इसे हीट करंट बोलते हैं, dQ/dt। ये dt सेकंड में फ्लो करने वाली हीट एनर्जी है, dQ हीट एनर्जी है, इक्वल टू होता है KA टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ। ये लेंथ होती है। ये हमें इसकी यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, इसका नाम है थर्मल कंडक्टिविटी। तो K लिखें अगर हम यहाँ से, तो इस वाले को यूज़ कर लो आप। तो dQ L ओवर dt मल्टीप्लाइड A और डेल्टा T। अब ये तो हीट एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ml² T माइनस के 2, इसकी यूनिट जूल, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ये। लेंथ का L, dt टाइम है तो टाइम का T, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो L², और डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस होता है। हमेशा हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर लिखते हैं इसको, है ना। तो ये यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ वो केल्विन के लिखते हैं। अब देखो ये L² से तो ये L² कट जाएगा, देखें तो m एक L पहले से ऊपर है, ये जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर +1, ऊपर जाएगा तो -3, और k की पावर -1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया थर्मल कंडक्टिविटी का। ये तो थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है, देखें m L t की पावर -3 k -1। तो b का जो मैच कर रहा है वो फोर्थ से कर रहा है, तो b का फोर्थ, तो a चॉइस ही करेक्ट हो गई। इसमें तो b फर्स्ट है। फिर भी और देखना चाहें तो देख सकते हैं हम, c देख लेते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो देखो ये थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हैं 3/2 kT। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, यहाँ पे k थर्मल कंडक्टिविटी है, यहाँ पे k स्प्रिंग कांस्टेंट है। एक ही सिंबल बहुत सारी क्वांटिटियों को रिप्रेजेंट कर सकता है, इसलिए सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं होते, नेम इंपॉर्टेंट होते हैं। T टेम्परेचर, ये थर्मल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से k का अगर निकालें तो 2/3 EK डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। अब ये तो डायमेंशनलेस। काइनेटिक एनर्जी कोई सी भी हो जिसकी यूनिट जूल हो, ml² T माइनस के 2, और टेम्परेचर का K केल्विन, तो ऊपर ले जाएंगे तो ml² T माइनस के 2 K -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगर C देख रहे हैं तो ये आ रहा है ml² T माइनस के 3, ये तो नहीं है, फर्स्ट चॉइस है, देखो ये वाली ml² T माइनस के 2 K -1, तो ये आपका C का है। तो देखो पहले वाले में C का फर्स्ट है, बिल्कुल ठीक। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का आपका बचा कौन सा, थर्ड वाला, तो D का थर्ड होगा। फिर भी कर लेते हैं D। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो XL होता है, इसकी यूनिट ओम होती है, आपको याद हो तो L ओमेगा, इसका फॉर्मूला होता है ये। अब ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2π अपॉन टाइम पीरियड होता है, और 2π तो एक एंगल है, डायमेंशनलेस है, और टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला होता है T, तो ऊपर लेके जाएंगे तो T -1 हो जाएगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का तो डायमेंशनल फॉर्मूला T -1, लेकिन L सेल्फ इंडक्टेंस है, इसको आप यहाँ से निकालो तो ज़्यादा है। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है ना, करंट कैरिंग इंडक्टर में,
तो ये 1/2 L I² होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ। यहाँ से अगर L निकालेंगे तो 2U/I², है ना, करंट है ये। और ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको। तो मैग्नेटिक एनर्जी है तो mL² T - K2, और 2 डायमेंशनलेस हो गया। करंट का लिखें तो A और उसका स्क्वायर है तो A², ऊपर ले जाएं तो mL² T - K2 A - K2 लिख सकते हैं। तो इस L का तो हो गया भाई mL² T - K2 A - K2, और ओमेगा का हो गया T-1, तो यहाँ पे -K3 हो जाएगा। तो mL² T - K3 और A - K2, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। क्या लिख सकते हैं, mL² T - K3 और A - K2, बिल्कुल ठीक। तो D का सेकंड हो गया, इस D का थर्ड हो गया, सॉरी। तो इसलिए A चॉइस इज करेक्ट। इफ एप्सिलॉन E एंड T रिप्रेजेंट द फ्री स्पेस परमिटिविटी, देखो फ्री स्पेस परमिटिविटी का आप सिंबल बनाते हो एप्सिलॉन नॉट, इसने सिंबल बना रखा है एप्सिलॉन, तो कंफ्यूज मत होना, फ्री स्पेस ही है ये, तो एक ही बात है ये। दूसरी बात, परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी कहता ना, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ मीडियम दोनों की यूनिट सेम ही होती है। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और टी टाइम है, और यूनिट पूछिए इसकी, तो यूनिट फाइंड आउट करनी है हमें, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन E/T, इसकी यूनिट निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसका फॉर्मूला लगा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², इसे K लिखते थे आप, है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, इसको ऐसे लिख दिया। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो एप्सिलॉन नॉट E, और ये हो जाएगा Q/4 पाई R²। T का डिवाइड भी कर लो, इधर T का डिवाइड कर लो और इधर भी T का डिवाइड कर लो। और देखो हमें कूलाम के टर्म में नहीं चाहिए, तो Q बराबर क्या होता है, I × T। I बराबर हम जानते हैं ना Q/T होता है, तो Q = I × T, तो Q की जगह पे लिख दो करंट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 4 पाई R² और मल्टीप्लाइड बाई T। T से तो T कट गया। अब करंट की यूनिट हम जानते हैं एम्पियर होती है, और 4 पाई की कोई यूनिट नहीं है, और R की यूनिट होती है डिस्टेंस की मीटर², इसीलिए इसकी जो यूनिट आई वो एम्पियर/मीटर² हो गई, इसीलिए C चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इनके स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमें याद होंगे तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पाएंगे। जैसे हम पहले ए करते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल होता है ईटा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है हमें। तो इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे ये वाला 6 पाई ईटा RV। ये यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो, ईटा F/6 पाई RV। फोर्स का हमें याद होता है mL/T - K2, याद होना चाहिए। 6 पाई डायमेंशन लेस हो गया, R रेडियस है तो रेडियस का डिस्टेंस होता है तो L, और वेलोसिटी का LT - 1, एक L से एक L कैंसिल हो गया, तो ऊपर जाके नहीं mL - 1, जब ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा तो T - 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है mL⁻⁻1 और T⁻⁻1। तो देखो ये है, तो ये यहाँ लिख देते हैं हम ए का, ये हो गया फोर्थ, ठीक है। चलिए देखो ये सही है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये तो गलत हो गया C, और D भी गलत हो गया। B की तरफ चलते हैं। B है आपका सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ये, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें याद है mL/T - K2, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L होता है। L से L कैंसिल हो जाएगा, या ऊपर ले जाओगे तो L⁻0 हो जाएगी, L⁻1 ऊपर जाएगा तो -1, तो L⁻0 और T - K2, है ना, ऐसे ले सकते हो। तो इसीलिए देखो ये इससे मैच कर रहा है, तो ये B हो गया, B का थर्ड हो गया, तो B का थर्ड इसमें है, लेकिन इसमें B का फर्स्ट है। आगे चॉइस चेक ही नहीं करनी है, A चॉइस करेक्ट है। फिर भी आपको करना है तो कर लीजिए। C प्रेशर। अब प्रेशर का फॉर्मूला होता है F परपेंडिकुलर बाई एरिया, और F परपेंडिकुलर मतलब फोर्स ही होता है, तो कितना लिख सकते हैं mL/T - K2 फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया की वैल्यू लिखते हैं तो L², स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेना चाहिए ऐसे। एक L से ये L कैंसिल हो गया, तो mL - 1 T - K2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो ये मैच कर रहा है इससे,
तो ये हो गया सी का फर्स्ट हो गया, तो सी का फर्स्ट इसमें, सी का सेकंड इसमें है ना, तो यही चॉइस सही हो गई। फिर भी डी चॉइस चेक कर लेते हैं, और डी में है आपका सरफेस एनर्जी। अब एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमें डायरेक्टली याद होता है ना, कि एनर्जी का होता है वर्क के बराबर, क्योंकि एनर्जी की यूनिट और वर्क यूनिट जूल होती है, यूनिट सेम होगी तो डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होगा, इसीलिए उसका डायमेंशनल फार्मूला होगा ml² T-2। इसीलिए इसका हो जाएगा ये, तो डी का हो जाएगा सेकंड, इसीलिए डी का सेकंड, तो ए चॉइस इज करेक्ट। अ बॉल ऑफ रेडियस आर डेंसिटी रो ड्रॉप्ड थ्रू अ विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंड विस्कोसिटी ईटा अटेन अ टर्मिनल वेलोसिटी एट अ टाइम t and given by t इधर रखा है, where a is a constant, a b c d are integers, the value of ये पूछा है। ठीक है, तो देखो यहाँ हमें टाइम दे रखा है a रो की पावर a, r की पावर b और ईटा की पावर c और सिग्मा की पावर d। तो यहाँ पे a को तो हमें डायमेंशनल लेस कांस्टेंट मानना पड़ेगा, जैसा कि हम मानते हैं, गिवन नहीं है, गिवन होना चाहिए यहाँ पे कि ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है। टी का डायमेंशनल फार्मूला टाइम है, तो डायमेंशनल फार्मूला टी, ए डायमेंशनल लेस कांस्टेंट हो गया, डायमेंशनल लेस हो गया। रो डेंसिटी है जिस बॉडी को, बॉल की डेंसिटी है रो, और डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा m, और वॉल्यूम का हो जाएगा -3, और ये इसकी पावर हो गई a, और r रेडियस है, तो रेडियस का डायमेंशनल फार्मूला होता है l पावर b, और ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हो 6 पाई ईटा आर वी, इसे स्टोक्स लॉ बोलते हैं। यहाँ से ईटा निकाल सकते हो आप, तो एफ अपॉन 6 पाई आर वी। ये विस्कस ड्रैग होता है, दैट इसमें फोर्स होता है, विस्कस फोर्स भी बोल सकते हो, और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mlt-2, और 6 पाई तो डायमेंशनल लेस हो गया, आर रेडियस है तो रेडियस का एल, और वी वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का lt-1, ये टर्मिनल वेलोसिटी होती है ना। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा, ऊपर देखेंगे तो ml-1, ये ऊपर जाएगा तो -1, और जब ये ऊपर जाएगा तो -2 + 1 तो -1 बचेगा, ऐसे। तो ml-1 t-1 पावर कितनी हो गई c, और ये डेंसिटी है लेकिन लिक्विड की है, वो बॉल की थी, तो डेंसिटी किसी की भी हो डायमेंशनल फार्मूला तो ml-3 ही होगा, पावर d। अब क्या करें, t m की पावर एक तरफ कर लो, तो m इसमें +1 है तो m की पावर हो गई a, इसमें है नहीं, इसमें m की पावर +1 है तो प्लस के c हो गया, इसमें प्लस का d हो गया, ये m की पावर हो गई। ऐसे l की पावर अलग करो तो -3a, और इस जगह पे देखेंगे तो प्लस का b, और इस जगह पे देखेंगे तो -c, और इस जगह पे -3d, और t की पावर इसमें है नहीं, इसमें है नहीं है, इसमें है t की पावर -c, और इसमें है नहीं, तो सेपरेट कर लिया मैंने। अब देखो कंपैरिजन कर दो, पहले मैं t की पावर को कंपेयर कर रहा हूँ बोथ साइड में, तो इधर -c है और इधर +1 है, तो 1, तो c की वैल्यू तो आ गई आपकी -1, एक तो वैल्यू ये आ गई। इसमें यहाँ कंपैरिजन कर लो, तो यहाँ करेंगे तो a + c + d, ये मास की पावर, और इधर मास है नहीं, तो इसे ऐसे लिख सकते थे m0 l0, ऐसे नहीं, किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1, m की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1, तो 1 लिख देंगे तो t रह जाएगा, तो इधर कितना ले सकते हैं 0। अब देखो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, a + d, तो यहाँ से a + d निकालो आप, थोड़ा सा c पर, c की वैल्यू पुट कर दो, तो a + d -1 बराबर 0, तो आप यहाँ से a + d निकाल सकते हो 1, एक ये निकल आया। इसको भी इक्वेट कर दो, कंपेरिजन कर लो, तो क्या लिख सकते हैं -3a प्लस का b माइनस का c और -3d, और इधर भी l नहीं है तो l की पावर 0। इसमें से आप -3 कॉमन ले लो, तो ये a + d बन जाएगा, प्लस b, और c की वैल्यू पुट कर दो ये वाली, तो माइनस का और माइनस का तो +1 हो जाएगा बराबर 0। a + d की वैल्यू हमारे पास पूरी है 1, तो -3 प्लस का 1 b और +1 बराबर 0, तो b -2 बराबर 0, तो b की वैल्यू आई आपकी 2। अब हमें निकालना वैल्यू है किसकी, b + c और a + d की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ ये, तो b की वैल्यू तो 2 है और c की वैल्यू -1 है, और a + d पूरे की वैल्यू हमारे पास 1 है ना। देखो b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1, तो ये सॉल्व करोगे तो 1/1 दैट मीन्स 1, इसीलिए इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 भर देंगे। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड।
और पहला है ए मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन को हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, और इसके लिए हम फॉर्मूला सही लगाएं तो ये वाला सही रहेगा, F बराबर IBL साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर होता है जब करंट कैरिंग वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। बी मैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है, इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो B इक्वल टू लिख सकते हैं F अपॉन IL साइन थीटा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, MLT माइनस K2, और करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम्पियर, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L, और साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये डायमेंशनलेस होता है। देखो L से तो ये L कट गया, तो लिख सकते हैं M L की पावर 0 और T माइनस K2 और A माइनस 1। ये किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 लिखते हैं, ठीक। तो देखो फर्स्ट का किसी से मैच कर रहा है क्या, A का, ये A है, A लिख देते हैं यहाँ पे। A का किसी से मैच कर रहा है M L0 T माइनस K2 A माइनस 1, तो ये देखो ये A हो गया। तो देखो A का थर्ड है तो थर्ड इसमें है और इसमें है, इसमें और इसमें तो है नहीं, तो C और D चॉइस तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गई। अब A और B में से कोई एक चॉइस हो सकती है। दूसरा देख लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स होता है phi B, ये BA cos थीटा होता है वैसे तो पूरा, लेकिन cos थीटा तो डायमेंशनलेस है, केवल B का डायमेंशनल फार्मूला भी हमने निकाला ये रहा। और एरिया का होता है L स्क्वायर, तो इसमें L स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, एरिया का L स्क्वायर और ये B का, तो लिख सकते हैं M L स्क्वायर T माइनस K2 A माइनस 1। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का हो गया। चेक करो किससे मैच कर रहा है, M L स्क्वायर T माइनस K2 और A माइनस 1, ये फोर्थ से मैच कर रहा है, इसीलिए ये B हो गया। लेकिन फोर्थ इसमें भी है और फोर्थ इसमें भी है। अभी एक और स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा, C चेक कर लेते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हम किससे निकालें, आसान किससे होगा, इससे होगा B इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। ये लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर का, करंट कैरिंग लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। और यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, तो म्यू नॉट निकालना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं B मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आई। B का हमने निकाल चुके हैं, ये रहा, L की पावर 0 उसकी वैल्यू तो 1 है, तो M T माइनस K2 A माइनस 1, और 2 पाई डायमेंशनलेस है, R डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस का L, और करंट का होता है A। और इसे सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं M L T माइनस K2 और A माइनस K2, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस K2। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ये है, M L T माइनस K2 किससे मैच कर रहा है, देखो M L T माइनस K2 और A माइनस K2, मतलब फर्स्ट से मैच कर रहा है, C का फर्स्ट है, तो देखो C का फर्स्ट इसमें है, तो B चॉइस करेक्ट हो गई, A भी गलत हो गई। D का निकाल के देख लो, वैसे तो खत्म हो गया, निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी निकाल लेते हैं। बैंक सेल्फ इंडक्टेंस मतलब L, तो देखो जब कोई इंडक्टर होता है ना, उसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी करंट फ्लो करती है ना, तो उसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, दिस इज अ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, करंट कैरिंग इंडक्टर, तो 1/2 L I स्क्वायर होता है। L सेल्फ इंडक्टेंस होता है, L क्या है यहाँ पे, सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ से L की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो 2U I स्क्वायर, और 2 तो डायमेंशनलेस है और U एनर्जी है, एनर्जी कोई सी भी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला ML स्क्वायर T माइनस K2 वर्डन के बराबर होता है। और करंट का आपका A और उसका स्क्वायर हो रहा है, तो एम्पियर का स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं ML स्क्वायर T माइनस K2 और A माइनस K2। देख लीजिए इसको, तो बचता कौन सा था, सेकंड, यही लिख रहा है ML स्क्वायर T माइनस K2 A माइनस K2, तो ये D हो गया, इसलिए B चॉइस इज करेक्ट। कंसीडर अ मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशंस। ये क्वेश्चन दे रखिए, इफ T हैज अ डायमेंशन ऑफ टाइम एंड देन डायमेंशन ऑफ A एंड B रेस्पेक्टिवली, 4 चॉइस दे रखे हैं। देखो एक बात हम जानते हैं, ओनली लाइक या सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। केवल हम सेम टाइप की क्वांटिटियों को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बर्नौली थ्योरम है, मॉडिफाइड है थोड़ी सी, बट P को प्रेशर बोलते थे हम। अगर ये प्रेशर है तो ये वाली पूरी क्वांटिटी भी प्रेशर होनी चाहिए, तभी हम प्रेशर में प्रेशर ऐड कर सकते हैं। पहली बात, अगर ये प्रेशर है और ये क्वांटिटी भी प्रेशर है तो इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। भाई प्रेशर है, प्रेशर, ये भी प्रेशर, तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि P का डायमेंशनल फॉर्मूला और A/BT स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये डायमेंशनली इक्वल होंगे।
मैं ये नहीं कह रहा न्यूमेरिकल इक्वल होंगे, हो सकता है इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग हो, बट डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे, क्योंकि ये भी प्रेशर और ये भी प्रेशर। ठीक है सर, बट इसमें दो अननोन क्वांटिटी है। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, टाइम का निकाल सकते हैं, लेकिन ए और बी का नहीं निकाल सकते, क्योंकि ए और बी दोनों ही अननोन है। तो दूसरा देखो यहाँ पे इस जगह पर एच और बी टी को ऐड कर रहा है, और एच हाइट है तो बी टी भी हाइट होनी चाहिए, क्योंकि हाइट में हाइट ही ऐड की जा सकती है। इसीलिए सिमिलरली एच का डायमेंशनल फार्मूला और बी टी का डायमेंशनल फार्मूला भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हाइट है तो ये भी हाइट है, तो दोनों हाइट का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होगा। यहाँ से अगर बी निकाल सकते हो आप, बी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो, एच और टी। एच का डायमेंशनल फार्मूला हाइट का एल और टाइम का होता है टी, तो आप लिख सकते हो एल टी माइनस वन। क्योंकि इसमें एम नहीं है तो इसे एम की पावर 0 भी लिख सकते हो ऐसे, एल टी की पावर माइनस वन, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसीलिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो b का डायमेंशनल फार्मूला तो ये हो गया। तो देखो इसमें तो b पहले b सेकंड में है, इसमें b पावर 2 है, इसमें ये सही लग रहा है, ये गलत है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब इसमें से और इसमें से एक होना चाहिए, तो a का निकालना पड़ेगा। तो इस वाले को उठा लो। प्रेशर को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, भाई प्रेशर है तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और a अपॉन बी टी स्क्वायर। अब हमें a का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो इक्वेट कर लो, है ना, लेकिन ये गड़बड़ मत करना, ये a है और ये, चलो इसे भी प्रेशर ही लिख लेते हैं। तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, p बी टी स्क्वायर। तो a का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, ठीक है। और प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला अलग से निकाल लो, फोर्स अपॉन एरिया, ये फोर्स परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू लिखें तो डायमेंशनल फार्मूला हमें याद होना चाहिए, mlt माइनस के 2 फोर्स का, और एरिया का एल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करोगे तो एक एल से तो एल कट जाएगा, ऊपर लाओगे तो एम एल माइनस 1 टी माइनस के 2। तो इसलिए प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला तो आप लिख पाओगे एम एल माइनस 1 टी माइनस के 2, और बी का भी लिखा हमने एल टी माइनस 1, और टी का टाइम का टी स्क्वायर। तो देखो ये माइनस के 2 है और ये प्लस के 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस माइनस के 1 है और ये प्लस के 1 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। भाई एल की पावर माइनस 1 प्लस 1 करोगे तो एल की पावर 0, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो कितना बचा, एम टी माइनस 1 बचा। चाहो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, एम एल 0 टी माइनस 1, ठीक है। अच्छा तो चेक करो एम किस कौन से में, इसमें तो पावर माइनस के 2 है, चाहिए हमें माइनस 1, और इसमें ही पावर कितनी है, माइनस 1 है। तो दैट मीन्स डी चॉइस इज करेक्ट। When both jaws of vernier calipers touch each other, 0 mark of the vernier scale is right to the 0 mark of main scale. The fourth on mark on vernier scale coincides with certain mark on the main scale. पहले इतने का मतलब समझते हैं। तो देखो एक हमारे पास ऐसे एक वर्नियर स्केल बनाता हूँ, मतलब ध्यान से देखना इसको, ऐसे ये जो इसको जॉज बोल रहा हूँ, ये मेन स्केल है आपका ऊपर वाला, और ये आपकी मैंने बना लिया सेकंड जॉ। अभी ये दोनों टच कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो ये टच कर रहे हैं, तो ये तो मेन स्केल का 0 है, जबकि वर्नियर स्केल का 0 थोड़ा सा राइट में है, तो इसका 0 यहाँ है, तो मतलब 0 एरर है इसके अंदर। अब इसका ये मेन स्केल बनाए तो ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10 मिलीमीटर। तो ये जो एक खाना है ना इसका 1 मिलीमीटर का है, जब नहीं बताए तो मैन स्केल हम यही मानते हैं, इसे 1 MSD बोलते हैं कि 1 MSD मैन स्केल का जो है 1 मिलीमीटर का है, ठीक है। अब इसमें जो 0 ये वर्नियर स्केल का जो बना रहे हैं तो उसमें बोला है कि वर्नियर स्केल का जो 4 मार्क है वो कॉन्साइड कर रहा है सर्टेन मैन स्केल से। तो 1, ये 2, ये 3 देखो कॉन्साइड नहीं करा, और ये वाला 4 ये से मैच कर गया, देखो ये रहा, फिर ये 5, फिर ये 6, ऐसे चलेगा। तो 4 वाला कॉन्साइड कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं हम 0 एरर। देखो इसका 0 और इसका 0 मैच नहीं कर रहा, तो इसमें 0 एरर है, तो 0 एरर है। और अगर वर्नियर का 0 राइट में हो तो पॉजिटिव 0 एरर होता है। और कैसे निकालते हैं उसको, तो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो यहाँ पे बताया है आपको कि 4 मार्क ऑन द वर्नियर स्केल कॉन्साइड विद सर्टेन मार्क ऑन द मेन स्केल। तो 4 मार्क कर रहा है वर्नियर का, तो लिखो 4,
मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट दे रखा है वर्नियर स्केल का, कैलिपर का 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। तो ये हो गया 0.4 मिलीमीटर, तो आपका क्या हो गया, जीरो एरर हो गया, वो भी पॉजिटिव जब ये दोनों जॉज कॉन्टैक्ट में थे, टच में थे। फिर क्वेश्चन में कह रहा है वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑब्जर्व 15 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड 5 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो देखो अब दोबारा से इसको डायग्राम से समझाता हूँ। ये तो अब बिल्कुल ऑरिजेंटल ना आते हैं, ये आपके फर्स्ट जॉ हो गया, जॉज हो गई ऐसे जो फिक्स होती है, ये मेन स्केल हो गया आपका। इसका जीरो तो यहीं पे था, फिर 1 मिलीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये 10 मिलीमीटर हो गया। 11, 12, 13, 14, ये 15, ये 16, 17, 18, 19 और ये 20, ये मिलीमीटर हो गया 20। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर ऑब्जर्व 15 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 5th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन। तो देखो आपका 15 कहाँ है, ये रहा मेन स्केल का 15 डिवीजन, तो ये हो गया, ये मेन स्केल की हो गई। तो थोड़ा सा इससे आउट कर लो ऐसे, और ये वर्नियर स्केल हो गया ऐसे, नीचे वाला वर्नियर स्केल, ऊपर वाला मेन स्केल, नीचे वाला वर्नियर स्केल। इसका ये जीरो है और इसका जीरो, फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 वाला कौन साइड कर रहा है, देखो ये वाला वर्नियर का 5 वाला, 1, 2, 3, 4, 5। फिर और बनाना चाहो तो इसकी भी बना दो, और चलो ये जो बना हुआ था इसके बना लो, ऐसे बनाते रहो। मेरे को तो इससे मतलब है 5 से। ठीक है, ये नीचे वाला वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल, और ऊपर वाला मेन स्केल है। अब इसमें क्या लेते हैं हम वैल्यू, जरा समझें, है ना। तो इसमें लिखते हैं ऑब्जर्व्ड रीडिंग, इसके बीच में आपका एक सिलेंडर फंसा है जिसकी लेंथ हमें निकालनी है, ये सिलेंडर है और इसकी लेंथ हमें मेजर करनी है, ये लेंथ मेजर करनी है ना। तो ऑब्जर्व्ड, यहाँ लिखें ऑब्जर्व्ड रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। अब मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, जानते हो, जो वर्नियर स्केल का, ये वर्नियर स्केल है, इसका जो जीरो है वो यहाँ है, तो इसके इधर की रीडिंग ले लेते हैं। तो ये 15 इधर रखिए, बोला भी है यहाँ पे 15 डिवीजन ऑन मेन स्केल, और एक डिवीजन जो है 1 मिलीमीटर का है, क्वेश्चन में गिवन ना हो तो नॉर्मल वही मानते हैं। तो इसीलिए यहाँ तो ये तो हो गया 15 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग हो गई। जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से इधर देखेंगे कितना है। वर्नियर स्केल रीडिंग किसे कहते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग जहां पर वर्नियर स्केल का जो डिवीजन मेन स्केल के किसी एक डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है उसे वर्नियर स्केल की रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, इधर थोड़ा सा बात, तो ये वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सी है, मार्क ऑन वर्नियर स्केल विच एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द सम मार्क ऑफ मेन स्केल। तो देखो उसमें बोला गया है कि 5th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन। तो इस वर्नियर स्केल का 5वां डिवीजन 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 आपका, और लीस्ट काउंट कितना है 0.1, ये लीस्ट काउंट 0.1, तो ये हो जाएगा 15.5 मिलीमीटर। लेकिन ये आंसर नहीं है, अभी इसमें एरर था, जीरो एरर। तो एक्चुअल रीडिंग जो आएगी, एक्चुअल रीडिंग जो आएगी वो कैसे निकालते हैं, ऑब्जर्व रीडिंग में से आप जीरो एरर घटा देते हैं। तो ऑब्जर्व रीडिंग आपकी 15.5 है और जीरो एरर जो है आपका 0.4 है, और वो भी पॉजिटिव है ना। तो -0.4 मिलीमीटर घटाओगे तो 15.1 मिलीमीटर रह जाएगा। आपको ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ये बस केवल फील कराने के लिए बताया कि जीरो एरर का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा था, बस आपको ये लिखना था आपको, ये बाकी का तो आपको क्वेश्चन में सब गिवन है, ये तो समझाने के लिए बना दिया मैंने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, इसीलिए इसका आंसर आना चाहिए सी चॉइस इज करेक्ट। 4 पर्सन्स मेजर द लेंथ ऑफ रॉड एज 1, 2, 3 और 4 रीडिंग दे रखी है। द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द एवरेज लेंथ ऑफ रॉड एज। देखो इसका एक प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा मैं आपको पहले समझाता हूँ फिर क्वेश्चन करते हैं। सपोज द मेजर्ड वैल्यूज आर, ये ऐसे, जैसे यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू जो हैं ये मेजर वैल्यू नहीं है, आपकी जो 4 रीडिंग रखी है ये मेजर वैल्यूज हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इनका अर्थमेटिकल मीन वैल्यू निकालते हैं, तो इनको ऐड कर लो। अगर ये n वैल्यूज हैं तो n का डिवाइड, और 4 वैल्यूज हैं तो 4 का वैल्यू का डिवाइड, इसे अर्थमेटिकल मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू भी बोल देते हैं। ठीक है, अगर ट्रू वैल्यू लिख रहा है, सिंस द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी
इज नॉट नॉन, यूजली टेक AM इज द ट्रू वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर निकालो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का, तो मीन जो आपका ट्रू वैल्यू है उसमें से मेजर्ड वैल्यू हटा देंगे तो एब्सोल्यूट एरर निकल आएगा। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, मतलब एब्सोल्यूट एरर का भी एवरेज वैल्यू, तो इन सबको ऐड करते हैं डिवाइड बाई n, लेकिन मॉडुलस क्यों लगाया, क्योंकि इसको विदाउट साइन लिखते हैं, है ना। फिर रिलेटिव एरर निकलता है, रिलेटिव एरर कह दो या फ्रैक्शनल एरर जो हमसे पूछा है। ये क्या होता है, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ये, और जो अर्थमेटिकल मीन वैल्यू है जिसे ट्रू वैल्यू बोलते हैं, उन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। हमसे यही पूछा है बेटा, तो चलो करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो 4 मेजर्ड वैल्यूज़ हैं वो ये हैं, तो A1 लिख लेते हैं हम यहाँ पे 20.00, थोड़ी सी लेंथी है कैलकुलेशन है इसीलिए, क्वेश्चन तो ईजी है। 19.75 सेंटीमीटर, और A3 मेजर्ड वैल्यूज़ है आपकी 17.01 सेंटीमीटर, और A4 है 18.25 सेंटीमीटर। अब इस सब को ऐड करके हमें AM निकालना होता है, तो इन सबको ऐड करें 20.00 प्लस 19.75 प्लस 17.01 प्लस 18.25 डिवाइडेड बाई 4 4 रीडिंग है तो 4 का डिवाइड कर देंगे। इसे हम ट्रू वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हैं। अब इस सबको ऐड करो पहले, अगर इसको ऐड करेंगे तो आप ऐड करना, ये आता है 75.01 सेंटीमीटर। ऐड करके देखिए तो 5 और 5 10 और ये 1 11 हो गया, और 7 और 2 9, और 9 और 1 10 0 हो जाएगा, एक कैरी आ जाएगी यहाँ, और ये 10 हो जाएगा 17, और 17 और 8 करेंगे तो 25, 5 आ गया, कैरी 2 2 और 2 4 5 6 7, तो 7 आ गया, इतने सेंटीमीटर आ गया। इसको ऐड कर लिया तो ये आ गया 75.01 डिवाइड बाई 4 का इसमें डिवाइड कर लो। अगर हम 4 का 75.01 में डिवाइड करते हैं तो 4 बन जा 4, यहाँ पे आया कितना 3, ये 5 हो जाएगा, 8 बार चला जाएगा 32, ये बचेगा 3 पॉइंट लगाना पड़ेगा 0, फिर कितनी बार चला जाएगा 7 बार 28, फिर बचेगा यहाँ 2, फिर 1 उतार लेंगे, फिर जाएगा 5 बार 20, फिर 1 उतार लेंगे, फिर 0, फिर 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8 है ना 2। तो आप यहाँ इसमें जितने डिजिट डेसिमल प्लेस के यहाँ होते हैं ना, डेसिमल प्लेस में एडिशन करने के बाद उतना ही लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 ही डिजिट लिखे हैं मैंने, और डिवाइड करेंगे तब भी 2 ही डिजिट आएंगे, तो इसलिए यहाँ से राउंड अप करेंगे तो ये 18.75 क्या होना चाहिए सेंटीमीटर, ये इसकी अर्थमेटिकल मीन वैल्यू आ गई। अब इन सब में एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा इंडिविजुअली सभी रीडिंग में, ये एब्सोल्यूट एरर होता है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालें तो ये क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू सॉरी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस, इसको हम ट्रू वैल्यू मान सकते हैं, ट्रू वैल्यू है ना, और ये है आपका मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसे हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो ये A1 में एरर है आपका एब्सोल्यूट एरर, तो कैसे लिखेंगे 18.75 माइनस 20.00, इसे घटाएंगे तो माइनस का घटा के देख लो तो ये करीब करीब आएगा 1.25 है ना सेंटीमीटर। ऐसे ही डेल्टा A2 AM माइनस A2, थोड़ा सा स्पीड का बढ़ाता हूँ, 18.75 तो ये है, ये माइनस के 19.75, तो ये तो 1 हो गया सीधा सीधा सेंटीमीटर। ऐसे डेल्टा A3 माइनस में आएगा ये भी है ना, डेल्टा A3 गए हैं तो AM माइनस A3, तो ये 18.75 में से 17.01 घटाएं तो ये बचेगा 5 4 बचा, और ये 7 और ये 1.74 सेंटीमीटर। ऐसे ही डेल्टा A3 निकाल लो, AM माइनस A4 18.75 माइनस 18.25, तो ये तो 0.50 सेंटीमीटर बचा। ये आ गया आपका एब्सोल्यूट एरर। देखो पहले अर्थमेटिकल मीन वैल्यू निकाली, फिर एब्सोल्यूट एरर निकाला, अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालिए। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब इन सभी जो एब्सोल्यूट एरर आ रहे हैं उनका एवरेज वैल्यू, अर्थमेटिकल मीन वैल्यूज। तो अब इन सब का मीन वैल्यू निकाल लो, इसे मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं इस वाले को। जैसे क्या, ये तो एब्सोल्यूट एरर हो गए, और इन सब का ये मीन वैल्यूज है एब्सोल्यूट एरर की। ये कैसे निकालें एवरेज वैल्यू, तो डेल्टा A1 मॉड के साथ लिखते हैं विदाउट साइन, डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डिवाइड बाई 4, तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा। विदाउट साइन लिखेंगे तो ये 1.25 और ये 1.00 और ये 1.74 और 0.50 डिवाइड बाई 4। इन सबको ऐड कर लो, ऐड करना कोई टफ नहीं है, आराम से ऐड कर सकते हो। तो देखो कर लेते हैं, तो ये 0 है, ये 4 है और ये 5, 4 और 5 आपका हो गया 9, फिर 5 है और ये 12 हो गया, और ये 2 14 और ये हो गया 14, 1 2 3 और एक 4 4.49
डिवाइड बाई 4। अब 4 का इसमें डिवाइड कर लो भाई 4.49 में, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है अच्छी खासी। 4 है तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, फिर 4, फिर 4 एक बार चला जाएगा आपका, फिर 9 तो 2 बार चला जाएगा, है ना। 8 फिर 1 आएगा, फिर पॉइंट 0 डालेंगे तो 2 बार चला जाएगा। तो हमें जितनी डिजिट यहाँ होती हैं डेसिमल प्लेस में ऐड कर रहे हैं ना, उतनी डेसिमल प्लेस में डिजिट चाहिए। तो आगे वाली डिजिट नहीं चाहिए तो इतना ही लिख लो बस, केवल 1.12, है ना। ये अर्थमेटिकल मीन वैल्यू आ गई आपकी सेंटीमीटर में, ठीक है। अब हमें रिलेटिव एरर निकालना है, यही हमसे पूछा है। रिलेटिव एरर या इसे फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, मीन अर्थमेटिकल मीन वैल्यूज, इसके रेशियो को बोलते हैं। तो 1.12 और ये वाली वैल्यू है AM 18.75, ये 18.75, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अब इन दोनों का डिवाइड करना है, इसको उठा के इसका डिवाइड करके देखो आप, तो डिवाइड करने पर ये 0.0597, इसीलिए इसे राउंड ऑफ करके लिख दिया है चॉइस के हिसाब से, है ना। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 0.6 आ जाएगा ये, इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए बी, चॉइस इज करेक्ट। कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू द सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज 1, 2, 3। तो देखो एक तो हमारी 52.01 मीटर है, दूसरी वैल्यू है 153.2 मीटर, और ये वाली वैल्यू है 0.123 मीटर। इन तीनों को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड कर लीजिए पहले नॉर्मली, तो ये 3 हो गया और ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया, पॉइंट लगा दिया। ये 5 और ये 0 और ये 2, इतने मीटर आया। लेकिन इसमें रूल होता है एक, क्या? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अर्थमेटिकल ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन द एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट should be reported to the same number of decimal places as that the original number with minimum number of decimal places। अब देखो ये तो ओरिजिनल नंबर हैं ये वाले, तो इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू है बेटा? 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 डिजिट तक ये है, तो ये 2 है, 2 डेसिमल प्लेसेस। इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इंटीजर पार्ट से कोई मतलब नहीं होता। डेसिमल प्लेस देखो बस केवल 1 है, इसमें कितने हैं? 3 हैं, और ये है फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट में उतने ही डेसिमल प्लेसेस होते हैं जितने ओरिजिनल नंबर में मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं। तो ओरिजिनल नंबर में यहाँ पर 1 है मिनिमम, तो यही तो लिख रहा है। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट, तो फाइनल रिजल्ट ये वाला है, शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट द ओरिजिनल नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, है ना। मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 1 है, तो इसमें भी 1 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या कर दो, इसको राउंड ऑफ कर दो, है ना, राउंड ऑफ कर दो, राउंडिंग ऑफ कर दो। और यहाँ से करेंगे तो ये लेस देन 5 है, और लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 205.3 इतना मीटर आंसर होना चाहिए, है ना। तो ये आंसर होना चाहिए बेटा। तो डेसिमल प्लेस के 1 डिजिट तक ही सही होना चाहिए ये। तो देखो इसमें वैसे ऐड करने की जरूरत नहीं थी, ये डेसिमल प्लेस के 3 डिजिट तक है, ये वैसे भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें तो डेसिमल प्लेसेस ही नहीं है, इसमें डेसिमल प्लेस के 1 डिजिट तक करेक्ट है ये, तो 1 ही डिजिट होनी चाहिए डेसिमल प्लेसेस के, इसीलिए ए चॉइस बिना ऐड करे भी देख सकते थे आप, पर करके भी दिखा दिया। In an experiment, the values of 2 spring constant were measured as K1 दे रखा है, K2 दे रखा है। If these spring are connected in parallel, then the percentage error in the equivalent spring constant is। तो देखो हमारे पास 2 स्प्रिंग थी, जैसे एक स्प्रिंग आपकी ये है और एक स्प्रिंग ये है, और इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है पहले, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। अगर इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें और एक सिंगल स्प्रिंग कंसीडर कर लें इसको, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट हमसे K मान लिया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें ये याद होना चाहिए कि K1 प्लस K2 होता है, पहली बात तो ये याद होना चाहिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। अच्छा, और हमसे परसेंटेज एरर द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ रहा है, तो इसको इस फॉर्मेट में लिख लो पहले, K प्लस माइनस के डेल्टा के ऐसे, और परसेंटेज एरर इन K, तो ये लिखते हैं डेल्टा K अपॉन K इंटू 100। अब देखो ये एडिशन वाला रूल लगेगा, x बराबर a प्लस बी हो या x बराबर a माइनस बी हो। इन दोनों के लिए जब लिखते हैं एरर निकालते हैं, डेल्टा x निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर इन x
तो ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ऐसे लगता है ये फॉर्मूला, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन अगर x बराबर a मल्टीप्लाइड b या x बराबर a अपॉन b होता था, इसके लिए लिखते थे ऐसे, डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर ही लिखते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये तो इसी फॉर्मेट में आ रहा है, देखो इस वाले में, इसीलिए यहाँ से पहले आप k निकाल लो इस जगह से, तो कि k चाहिए हमें, तो k की वैल्यू निकाल लो। k1 देखो, इसको देखो, ये लिख रहा है k1, ये ऐसे लिख रहा है, इसका मतलब है ये तो k1 है और ये डेल्टा k1 है। तो k1 की वैल्यू है 10 और k2 की वैल्यू है 20, तो ये हो गया 30 न्यूटन पर मीटर। अगर हमें डेल्टा k निकालना है तो डेल्टा k इक्वल टू, इस वाली फॉर्मूले से करना, इससे मत कर देना, तो डेल्टा k1 प्लस डेल्टा k2। तो डेल्टा k1 जो आ रहा है ये है 0.2, इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना। तो ये आपका हो गया 0.2 और ये हो गया आपका 0.3, तो ये हो जाएगा 0.5 न्यूटन पर मीटर। इसकी भी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ परसेंटेज एरर इन के निकालना है, तो डेल्टा के की वैल्यू तो 0.5 है और के की वैल्यू आपकी 30 है और मल्टीप्लाइड बाई 100। इस पॉइंट से उठाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 0 2 0 कट गए, सॉरी, तो 5/3 हो जाएगा और 3 का इसमें डिवाइड करें तो 1.66 आएगा, तो 1.67% लिख सकते हैं। 3 का 5 में डिवाइड करके देख लीजिए, 3 आया, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6 हो गया, 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 6 ऐसे चलता रहेगा, तो 1.67 राउंडिंग करके लिख सकते हैं। इसलिए बी चॉइस इज करेक्ट। इन एन एक्सपेरिमेंट अ सेट ऑफ रीडिंग आर ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। 4 रीडिंग दे रखी है। द एक्सपेक्टेड लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन रिकॉर्डिंग दीज रीडिंग मिलीमीटर। सबसे पहले लीस्ट काउंट होता क्या है? द लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन मेजर्ड एक्यूरेटली बाय दैट इंस्ट्रूमेंट। जैसे फॉर हमारे पास एक मीटर स्केल है ये, अब इसमें मीटर स्केल में ये जो 0.1 सेंटीमीटर, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5, ये 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1 सेंटीमीटर। मतलब ये जो एक गैप है ये वाला, ये 0.1 सेंटीमीटर का या 1 मिलीमीटर का होता है मीटर स्केल में। तो इसके द्वारा जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं वो 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर कर सकते हैं। इसीलिए मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। अब इसको ऐसे समझो, क्या इसमें इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि इस इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो वैल्यू रीड करेंगे हम एक्यूरेटली, वो डेसिमल प्लेस के 1 डिजिट तक ही एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। अगर डेसिमल प्लेस के 2 डिजिट तक की बात करें 1.25 सेंटीमीटर, तो देखो इसको इसके द्वारा मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रीडिंग आ रही है ये 1.2 सेंटीमीटर और 1.3 सेंटीमीटर के बीच में होगी। जैसे ये 1 सेंटीमीटर है, 1.1, 1.2, 1.3, तो ये कोई यहाँ तक, तो ये 1.2 हो गई, एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। 1.2 इसे तो कर सकते हैं, 1.3 को भी एक्यूरेटली कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन 1.25 इन दोनों के बीच में होगी। तो अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट द्वारा इसकी रीडिंग लेंगे तो ये 1.2 तक तो एक्यूरेटली मेजर कर लेगा, लेकिन 0.5 उसमें कैसा होगा, डाउटफुल होगा, क्योंकि इसमें केवल इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, तो इसके द्वारा डेसिमल प्लेस के 1 डिजिट तक ही एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। अगर ये बात समझ में आई है तो इसमें देखिए, इसे जिस किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर किया जा रहा होगा, जिस किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर किया जाएगा, तो उसमें 1.24 मिलीमीटर है ये, तो डेसिमल प्लेस के 2 डिजिट तक ही एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही इस वाली मेजर को, इसको देखें तो इसको भी डेसिमल प्लेस के 2 डिजिट तक एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं। ऐसे ही इसमें 1.23 में और 1.21 में, इन सब में डेसिमल प्लेस के 2 डिजिट तक ही एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं। इसीलिए इसका जो लीस्ट काउंट होना चाहिए वो 0.01, क्योंकि मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में लिख दो ऐसे। अब मैं कोई डिजिट दे देता है ऐसे 1.235, 1.436 ऐसे, अगर ऐसे वैल्यू दे रखी होती तो डेसिमल प्लेस के 3 डिजिट तक ये एक्यूरेटली मेजर कर रहा है, और डेसिमल प्लेस के 3 डिजिट तक एक्यूरेटली मेजर कर रहा है, तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.001 सेंटीमीटर। अगर ये मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर आएगा, और सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर आता, जो भी है।
ये लीस्ट काउंट हो गया इसका, इस तरह से निकाल लेते हैं। इसीलिए इसका जो लीस्ट काउंट होगा इनका वो 0.01 मिलीमीटर होगा। इन वर्नियर कैलिपर्स 50 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 48 मैन स्केल डिवीजन इफ 1 मैन स्केल डिवीजन 0.05 mm। द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज mm। 4 चौथ रखें। तो देखो थोड़ा समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ बस केवल ये, ऐसे आपका एक मैन स्केल है, ठीक है, ये तो आपका मैन स्केल, और इसका एक मैन स्केल डिवीजन दे रखा है, 1 मैन स्केल डिवीजन, 1 मैन स्केल डिवीजन 0.05 mm का है। अब इसका क्या मतलब, तो जैसे ये 0 है, ये एक डिवीजन हो गया, ऐसे ये दूसरा डिवीजन, ये तीसरा, ऐसे ही 4 5 6 7 8 एंड से बनाते जाओ। मान लो ये वाला जो डिवीजन है ये आपका 48वां डिवीजन है, तो ऐसे 48 डिवीजन बने हुए हैं। ये एक डिवीजन हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही 48वां डिवीजन ये है मैन स्केल पर। इसमें ये का ना 1 मैन स्केल डिवीजन इतना, तो कोई भी ये वाला जो गैप है ये वाला, इसको बोलते हैं 1 मैन स्केल डिवीजन। कोई सा भी देख लो, ये 0.05 मिलीमीटर का है, ठीक है। अब इसमें ही एक वर्नियर स्केल भी बनाया गया नीचे, ये वर्नियर स्केल है आपका, ठीक है। यहाँ पे इसका 0 दिखा दो ऐसे, तो इसका मतलब है दोनों का 0 एक साथ है, तो 0 एरर है, तो एरर वगैरह तो कुछ बोला ही नहीं, तो 0 एरर मान के चलेंगे। अच्छा, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन जो हैं, वर्नियर के 15 डिवीजन इक्वल है 48 मैन स्केल डिवीजन के। तो यहाँ पर मैन स्केल के, तो ये नीचे वाला वर्नियर स्केल हो गया, वर्नियर स्केल, इस पूरे को वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं। ये मैन स्केल, ये वर्नियर स्केल, बट पूरे को बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। तो ये 0 हो गया, और यहाँ कितना आएगा, ये आएगा 50। इसमें वर्नियर के 48 मैन स्केल डिवीजन में इसके 50 डिवीजन बन जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। इस वर्नियर स्केल के बीच में 1 VSD कितना है वो हमें पता नहीं होता है, इसी से मालूम करते हैं। अब देखो जैसे ये 1 हो गया, अब इसमें 50 करने हैं 48 में, तो पास पास होंगे थोड़े से, तो कुछ इस तरह से ना, तो जैसे ये 1, फिर ये 2 है ना, इसकी कंपेयरिंग पास बना रहे हैं, दिख रहा है, ये फिर 3, ऐसे ये 4, ऐसे कितने डिवीजन बनाने हैं, 50 डिवीजन बनाने हैं। और जितनी लेंथ में मैन स्केल के 48 डिवीजन आए हैं, उतनी ही लेंथ में वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन आ गए हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, इक्वल है। तो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 48 मैन स्केल डिवीजन। अब इसका एक डिवीजन कितने का है ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, यहाँ से निकाल सकते हैं। जब 50 वर्नियर स्केल डिवीजन 48 मैन स्केल डिवीजन के बराबर है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालें तो 48/50 मैन स्केल डिवीजन लिख सकते हैं। अब देखो अगर एक MSD की वैल्यू में मालूम है 0.05 मिलीमीटर, तो 1 VSD की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, लेकिन हमसे तो लीस्ट काउंट पूछा है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इक्वल टू होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। ये लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है वर्नियर कैलिपर्स के लिए। तो 1 MSD तो 1 MSD, और 1 VSD हमने लिख रखा है 48/50 MSD। यहाँ से MSD अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस 48/50 मल्टीप्लाइड बाई 1 MSD हमने कॉमन ले रखा है। यहाँ से LCM ले लें 50, तो 2/50 हो जाएगा। और 1 MSD जो मैन स्केल डिवीजन है एक, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, 1 मैन स्केल डिवीजन 0.05 मिलीमीटर का है, तो 0.05 मिलीमीटर है साहब। तो इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, और ये 5 से कट गया 10 बार, तो ये हो जाएगा 2/1000 मिलीमीटर। तो इसे लिख सकते हैं 0.002 मिलीमीटर। तो ये आपकी मिलीमीटर में लिस्ट काउंट होगी। दैट मीन्स सी चॉइस इज करेक्ट। स्क्रू गेज, द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन above the horizontal pitch line when their metallic studs are brought in contact. Using this instrument, thickness of a sheet is measured. If a pitch scale reading is 1 millimeter or circular scale reading 51, then the correct thickness of the sheet is mm, or assume least count is 0.01 millimeter. देखो मैंने ये स्क्रू गेज का एक डायग्राम बना रखा है जिसमें मैंने 0 एरर वाला पॉइंट शो किया है। अभी जब ये स्टड क्या है, आपके स्टड आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, ये अभी इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है,
तो ये देखो, ये मेन स्केल होता है और ये होती है पिच लाइन या बेस लाइन भी बोलते हैं इसे। अगर ये जीरो दिखाई दे रहा हो हमें और बेस लाइन से सर्कुलर स्केल का जीरो कॉन्साइड कर रहा हो तो एरर जीरो होता है। पिच स्केल रीडिंग, इसे पिच स्केल रीडिंग बोलते हैं, ये वाली जीरो। मेन स्केल रीडिंग भी बोल सकते हो आप इसे, जीरो हो, इसमें जीरो है। बेस लाइन कॉन्साइड विद जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, तो देखो बेस लाइन इसको बोलते हैं और ये जीरो से सर्कुलर स्केल के जीरो से कॉन्साइड कर रही है। इस वाले केस में जीरो एरर है। लेकिन हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन एबव द हॉरिजॉन्टल पिच लाइन। तो इस हॉरिजॉन्टल पिच लाइन इस बेस लाइन को ही बोल रहा है। तो देखो इस तरह से डायग्राम है, ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल पिच लाइन और जो जीरो है सर्कुलर स्केल का, ये सर्कुलर स्केल होता है, तो इससे 3 एबव है। तो देखो यहाँ से काउंट करो, एक ये तो जीरो है, 1 2 3, तो ये 3 तो ऊपर है। तो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज एबव द हॉरिजॉन्टल बेस लाइन, तो नेगेटिव जीरो एरर होता है। अगर यहाँ पे ब्लो कर देते जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द हॉरिजॉन्टल बेस लाइन, तो वो पॉजिटिव एरर होता। अब नेगेटिव एरर बोला है उसने, तो कितना बोला है बेटा, 3 डिवीजन बोला है एबव द हॉरिजॉन्टल पिच लाइन व्हेन देयर मेटेलिक स्टड्स आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। इस पर ध्यान रखना, इस वाले केस में भी ये स्टड होते हैं कॉन्टैक्ट में होने चाहिए, मतलब बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट ना, कोई थिकनेस ना हो जिसे मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ना हो। तो नेगेटिव एरर माइनस का लगा देंगे। नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कॉन्साइड विद बेस लाइन, तो कितना कॉन्साइड कर रहा है, 3, इसलिए यहाँ -3 लिखेंगे। और लीस्ट काउंट जो दे रखा है कितना है, 0.01, तो 0.01 लिख देंगे। तो ये नेगेटिव एरर आ गया 0.03 मिलीमीटर। अब देखो आगे क्या कहा है, फिर कह रहा है यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट थिकनेस ऑफ द सीट इज मेजर्ड। अब इसके बीच में यहाँ पर एक सीट रख दी है, तो इनके बीच में सीट लगा दी स्टड के बीच में एक। तो पिच स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर, तो पिच स्केल रीडिंग कितनी आ गई, 1 मिलीमीटर। देखो ये 0 है और ये 1 मिलीमीटर है, ये वाला। तो ये पिच स्केल रीडिंग या मेन स्केल रीडिंग बोल रहे हैं। जो ये कितनी दे रखी है आपकी मेन स्केल रीडिंग, 1 दिख रहा है ना, ये 0, ये 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर दे रखा है आपको मेन स्केल रीडिंग या पिच स्केल रीडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड द सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 51। अब ये सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होती है, तो देखो सर्कुलर स्केल रीडिंग मार्क ऑन सर्कुलर स्केल विच एग्जैक्टली कोइंसाइड विद बेस लाइन ऑफ मेन स्केल। तो देखो ये मैंने डायग्राम बना रखा है, तो देखो ये तो बेस लाइन है मेन स्केल की, और सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन इस बेस लाइन से कॉन्साइड करें उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल रीडिंग बोलते हैं। मार्क ऑन सर्कुलर स्केल, तो देखो ये 51 कर रखा है मैंने, ये 50, ये 50 हो गया, ये 49 हो जाएगा। ऊपर तरफ घट रहे हैं और नीचे तरफ ये 50, 51, 52, 53 ऐसे 60 तक पहुंचा दिया है। तो 51 वाली लाइन मार्क ऑन सर्कुलर स्केल विच एग्जैक्टली कॉन्साइड विद बेस लाइन ऑफ मेन स्केल, उसे सर्कुलर स्केल रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। उसने 51 दे रखा है। ये केवल समझाने के लिए डायग्राम है, बनाने नहीं आपको, है ना, केवल फॉर्मूला लगाना होता है ये वाला। ऑब्जर्व्ड रीडिंग मेन स्केल रीडिंग जो कि आपकी कितनी बता रखी है, 1 मिलीमीटर, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग जो कि आपको 51 है जो कॉन्साइड कर रही है, और लीस्ट काउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.01 मिलीमीटर। तो ये मल्टीप्लाइड बाई 0.01 मिलीमीटर है, तो ये कितना आ गया, 1 मिलीमीटर प्लस 0.51 मिलीमीटर, तो ये हो गया 1.51 मिलीमीटर। लेकिन इसमें एरर था, नेगेटिव एरर, ये वाला एरर था। ये तो मैंने बस समझाने के लिए बताया, 0 एरर वाला। नेगेटिव एरर यहाँ से हमारा क्वेश्चन सोल्यूशन शुरू है, ठीक है, ये वाला। तो कितना एरर था, 0.03 मिलीमीटर नेगेटिव एरर था। तो एक्चुअल रीडिंग निकालते हैं तो ऑब्जर्व रीडिंग में से 0 एरर घटाते हैं। तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग ये रही आपकी 1.51 मिलीमीटर माइनस 0 एरर घटाना है, लेकिन विद साइन लिखना है 0 एरर। अगर पॉजिटिव एरर होता तो पॉजिटिव एरर लिखिए यहाँ पे, और नेगेटिव एरर है तो नेगेटिव लिखिए, तो माइनस के 0.03 मिलीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 1.51 मिलीमीटर प्लस हो जाएगा ये 0.03 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 1.54 मिलीमीटर। ये इसका आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए सी चॉइस इज करेक्ट। आपको केवल ये करना था यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये फॉर्मूला इस तरह से याद होना चाहिए,
पर आपको समझ में आना चाहिए। कभी कभी ये फिगर दे रखे होते हैं ऐसे, तो फिगर में से ही रीड करना होता है। तो फिगर में रीडिंग कैसे करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट है पूरे के पूरे। ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे हम रीडिंग लेते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल रीडिंग लेते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल। लेकिन यहाँ पर दे रखे हैं डाटा, तो रीड करने का मतलब समझ में आना चाहिए, इसीलिए इतना कराया। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।